नमस्कार। द वर्ल्ड दिस वीक के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर पीएम त्रिपाठी, डायरेक्टर वैद आईसीएस लखनऊ, आज इस हफ्ते की तमाम सुर्खियों पर बात करूंगा, जिसमें हमारे पैनलिस्ट, हमारे एमिनेंट फैकल्टी मेंबर्स अभिषेक और पुनीत, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हफ्ते में महत्वपूर्ण खबरें हैं, उनका विश्लेषण जानकर उनके बारे में गहराई से और हमारे जानकारी के लिए सर्विसेज प्री और मेन एग्जाम के लिए कितने उपयोगी हो। सबसे पहले ये हमारे यहाँ आज बंगाल में दाना चक्रवात आया है। साइक्लोन क्या होता है, कैसे इसको हम अपने मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा इसका अनुमान लगा सकते हैं, वाले हानि को कुछ कम कर सकते हैं, डैमेज कंट्रोल क्या किया जा सकता है और इसका क्या इम्पैक्ट ये, और साथ साथ अभी हमारे यहाँ एक नई सबमरीन लॉन्च हुई। सबमरीन्स क्या होती है, टॉर्पीडो से कैसे, का क्या नेवी में इस्तेमाल होता है, जरा इस पर बताएं ताकि हमारे जो सुनने वाले व्यूअर्स हैं, देखने वाले लोग हैं, उनको भी समझ। तो पहले साइक्लोन से शुरू करते हैं। साइक्लोन को हम कहते हैं चक्रवात, और चक्रवात जो है ये तेज हवा के भंवर को हम कह सकते हैं, जो घूमती हुई हवा के भंवर है, जिनमें रफ्तार जो हवा की 120, 130, 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक पहुंच जाती है। और ये जो भूमध्य रेखा इक्वेटर है, इक्वेटर के दोनों तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर दोनों में ये पैदा होते हैं। अगर चक्रवात, ये जो तेज हवा घूम रही है, अगर ये समंदर में है तो जाहिर सी बात है डैमेज नहीं हो। लेकिन जब ये चक्रवात लैंडफॉल करता है, यानी कि जब आके मुख्य भूमि जमीन से टकराता है, तो वो तेज हवा अपने साथ बारिश और अंधड़ तूफान लेकर आता है, जिससे बाढ़ आ जाना, बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पावर लाइन है, केबल्स है, जनधन की हानि होती है। जैसे उड़ीसा में 90s में चक्रवात आया था, सुपर साइक्लोन कहा जाता है। वो तो बहुत वो बहुत नुकसान हुआ था। भयानक चक्रवात था, और उसका रीजन था इतना नुकसान पहुंचाने का कि हम उसके बारे में सही से फोरकास्टिंग करने की क्षमता भारत के पास उस समय नहीं उस थी। समय नहीं थी। अब जो ये पिछले 24 सालों में चक्रवात के आने के बाद भारत का जो डेवलपमेंट हम कहें, स्पेस टेक्नोलॉजी में जो डेवलपमेंट हुआ, और जो साइक्लोन वार्निंग में जो हमारा जो ग्रोथ हुई है, वो बड़ा ही मतलब कमाल की, इंटरनेशनल लेवल पे भी देखा जाए तो बहुत बड़े स्तर पे हमने जाके काम किया। सुपर साइक्लोन में जहां पर हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी, आज की तारीख में जब भी कोई चक्रवात आता है तो उसमें सिंगल डिजिट में मौतें होती हैं, और कभी कभी तो 5 से भी कम। जैसे अभी गुजरात में जो चक्रवात लास्ट आया था, उसमें तो 2 या 3 लोगों की मृत्यु हुई थी, और वो भी एक्सीडेंटल रिलेटेड थी, यानी कि चक्रवात से ना होकर अन्य चीजों की वजह से। सरकार भी बहुत प्रोएक्टिव हाँ, हो गई है। प्रोएक्टिव आज हो गई मैं है, देख रहा था कि 10 लाख से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट। इवैक्यूएट कर रहे हैं। तो इसमें सर 2-3 चीजें हैं कि चक्रवात आपका बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। चक्रवात आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट कर सकता है, आपके घर को तबाह कर सकता है, बाकी चीजें नष्ट कर सकता है, पावर लाइन। लेकिन मानव का जो जीवन का नुकसान है, उसको बचाया जा सकता है। अगर हमें पता हो कि 4-5 दिन पहले ही पता है कि चक्रवात आने वाला है, तो अगर हम फोरकास्टिंग अगर सही कर ले, तो हम अपनी जान को बचा सकते हैं। अब इसमें भारत ने कई फ्रंट्स पे काम किया। जैसे कि पहला तो सैटेलाइट, जैसे चक्रवात का निर्माण होना शुरू होता है, उसके दौरान ही आईएमडी जो है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारत मौसम विज्ञान संस्थान, वो इसके बारे में बता देता है कि चक्रवात जो है वो बनना बे ऑफ बंगाल में, अरेबियन सी में बनना शुरू हो गया। और आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम जो हमारी जो फोरकास्टिंग है, उसके हिसाब से हमें 72 घंटे पहले तक पता चल जाता है कि लैंडफॉल कहाँ होने वाला है। उड़ीसा में आके टकराएगा, तमिलनाडु में टकराएगा, वेस्ट बंगाल में आके टकराएगा, या किस जिले में ये आकर सबसे पहले ये लैंडफॉल करेगा। तो जो सेंसिटिव एरिया होता है, वहां से लोगों को इवैक्यूएट करना शुरू कर देती है। ये हमारी एकदम कहते हैं एसओपी हो गया, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो गया। चक्रवात आने वाला है, किस जगह टकराएगा, कितने लोग इफेक्ट होंगे, उन लोगों को वहां से इफेक्ट हटा दीजिए। अगर आप समंदर से 15-20 किलोमीटर पीछे चले जाते हैं, चक्रवात का असर जो है आपके ऊपर बहुत कम होता है। जैसे जैसे समंदर से आपकी दूरी बढ़ती जाती है, चक्रवात से होने वाला नुकसान आपके ऊपर कम होता जाता है। गवर्नमेंट ने पिछले कई सालों में साइक्लोन शेल्टर्स का निर्माण किया है, डॉपलर वेदर रडार लगाए हैं, और ईस्टर्न कोस्ट पे तो बहुत ज्यादा है, वेस्टर्न कोस्ट पे भी लगे हुए हैं। तो डॉपलर वेदर रडार, सैटेलाइट फोरकास्टिंग, और लोगों से जो कम्युनिकेशन है विद द हेल्प ऑफ वायरलेस सिस्टम, और एसएमएस के द्वारा मछुआरों को पहले ही चेतावनी दे दी जाती है, उनको रोक दिया जाता है।
तो हमने देखा कि हमारा जो नुकसान है वो अभी भी अरबों रुपए का हो रहा है, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रहा है। धन की हानि हो रही, जन की हानि अब हमने ये मिनिमाइज कर ली, और बहुत इसके बड़ी लिए बड़े बात है। प्रेस की गई थी हमारे बहुत भारत बड़ी की। बात है कि हम लोगों ने हाँ, मतलब बहुत कीमती जान को बचा लिया हाँ, है। जाने बचा लेते। इवन अब तो ये स्थिति आ गई कि मवेशियों की जान भी नहीं जाती है। हम टोटल इवैक्यूएशन करा लेते हैं, और इसके लिए डेडिकेटेड फोर्स है हमारे पास, एनडीआरएफ, जिसका 24/7 साल के 365 दिन यही काम है कि एक जगह से जब वो कोई आपदा में जाके हेल्प करते हैं, वहां से लोगों को इवैक्यूएट करते हैं, उनको रिहेबिलिट करने का काम करते हैं, उसके बाद वो दूसरी जगह पे वो यूनिट बटालियन जो है शिफ्ट कर दी जाती है। अभी ये लोग दाना में काम कर रहे हैं, जो चक्रवात आया दाना, कतर ने इसका नाम रखा है। अर्थ होता है मोती। अच्छा। हाँ, तो ये कतर के द्वारा नामकरण किया गया है। और ये जो चक्रवात है, ये अभी हमारे उड़ीसा में भितरकनिका, वहां पर सेंचुरी है, उसी एरिया में जाकर ये टकराने वाला है। मोस्ट अफेक्टेड एरिया जो है उड़ीसा और वेस्ट बंगाल रहने वाले हैं। और इसका असर आपका बनारस, उत्तर प्रदेश में बनारस तक की जो बात है कि अच्छा, यहाँ तक यहाँ बारिश, हाँ तक जी असर है। जी। जो चक्रवात है, क्योंकि एक तरह का दबाव है, जैसे लाइन में बच्चे लगे हुए हैं, पिछले सबसे पीछे की पंक्ति के बच्चे को धक्का दे तो धक्का आगे तक आता है, वैसे ही जो चक्रवात की जो फ्रंटल रेन है, उस फ्रंटल रेन का असर जो है काफी गहराई तक मेनलैंड पे, लेकिन जैसे मैंने बताया जो बारिश होगी वो उड़ीसा में बहुत ज्यादा होगी, सोच से भी परे बारिश होगी। लेकिन जब हम बनारस में जो बारिश होने वाली वो सामान्य वर्षा होगी, और गरज लखनऊ, चमक के साथ हाँ छींटे गर्म, पड़ेगी, बहुत और सारे लखनऊ में नदी। असर आते आते क्या हो जाएगा कि लखनऊ में थोड़ी सी ठंड बढ़ जाएगी। तो असर तो यहां से लेके पंजाब तक के मौसम पे पड़ने वाला है। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैंने कहा ना चेन रिएक्शन है, जब एक जगह पिछला हिस्सा ठंडा हो गया तो अगला हिस्सा, जाहिर सी बात है, थर्मोडायनेमिक्स का नियम है कि आगे की दिशा में जो टेम्परेचर वो ड्रॉप करेगा, उसका असर किसी और जगह पर होगा, तो कहीं बारिश हो सकती है, लोकलाइज रेन हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं कि लखनऊ में या बनारस में किसी व्यक्ति की बाढ़ आ गई या उसकी वजह से मृत्यु हो गई। मोस्ट अफेक्टेड एरिया जो है आपके वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। उड़ीसा रहने वाले हैं। और वहां से लोगों को, जैसे आपने ही कहा सर कि 10 लाख लोगों को इवैक्यूएट कर लिया, तो जब लोग ही नहीं रहेंगे उस एरिया में तो उनका कैजुअलिटी होने की संभावना कम होगी। बहुत कम। तो इसमें अभी गवर्नमेंट काफी सारा काम और कर रही है, जैसे हम की जो पावर लाइन्स है, खासकर उड़ीसा सब मोस्ट अफेक्टेड एरिया है, उड़ीसा है, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, तो जो मेजर पावर लाइन्स हैं, कम्युनिकेशंस के टावर्स हैं, और कम्युनिकेशन की लाइन्स, ऑप्टिकल फाइबर्स वगैरह, इनको सबको अंडरग्राउंड किया जा रहा है। जो वहां पर जो स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं घरों का है, तो उसमें कोडिफिकेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम इतनी स्ट्रेंथ का मकान होना चाहिए, तो ताकि इस चक्रवात को स्पीड की, झेल सके। चक्रवात की 120 किलोमीटर की हवा चलेगी, तो 120 किलोमीटर की हवा झेलने लायक जो है स्ट्रक्चर होना चाहिए आपका। उसमें जो कोई अनुदान की जरूरत पड़ेगी तो आने वाले समय में शायद कोई योजना आ जाए, तो उससे, लेकिन हाँ एग्रीकल्चर पर आपका नुकसान पड़ेगा। इस वक्त जो फसलें खड़ी हुई हैं हाँ, उन पे तो बहुत तबाह हो नुकसान जाएंगे। पड़ेगा, लेकिन ये हर हर साल का है। अभी सीजन स्टार्ट हो गया और आने वाले समय तक, अभी जनवरी फरवरी तक सीजन चलेगा। तो अभी ये पहला चक्रवात है समझिए सीजन का, एक तरह से कहें तो मल्टीपल चक्रवात तो आने वाले हैं। और एक और चीज इसमें जोड़ना चाहेंगे कि क्लाइमेट चेंज हुआ है, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से चक्रवातों की संख्या तो लगभग उतनी ही है जितनी पहले होती थी, मतलब पहले इंटेंसिटी बढ़ गई। हाँ, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग साइक्लोन्स है उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, मतलब पहले भी 100 आते थे, अभी भी 100 आते हैं। पहले 100 में से 10 स्ट्रॉन्ग साइक्लोन थे, बाकी 90 नॉर्मल थे। अब क्या है, 100 अभी भी आते हैं, लेकिन 100 में से 40 स्ट्रॉन्ग हो गए। तो इसलिए जिसको, ज्यादा हाँ, नुकसान जिसलिए पहुंचा। नुकसान और जो आपका जो खर्चा है और लोगों को इवैक्यूएट करना, ये सारी चीजें, अगर हल्का चक्रवात हो कैटेगरी 1 का, कैटेगरी 2 का, तो कोई जरूरत ही नहीं किसी को इवैक्यूएट करने की, सब लोग अपना ही देख लेंगे। लेकिन अब देख रहे हैं कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, जो आपके कैटेगरी 5 के स्केल के साइक्लोन्स आ रहे हैं, तो इसलिए इसमें कई जीडीपी के लिए सही नहीं है। लेकिन आप जो ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, का असर तो आपको झेलना ही पड़ेगा। तो और इंडिया सबसे ज्यादा जो भी इक्वेटर के पास है, उसको असर यानी कि सबसे, ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो हम होने से नहीं रोक सकते, लेकिन आपदा प्रबंधन के हाँ, तौर मिटिगेशन तरीके कर अपना सकते हैं करके हम जी, शमन होने कर वाले सकते हैं। जानो माल के नुकसान को कम कर सकते जी जी, उसका शमन कर सकते हैं, उसको मिटिगेट कर सकते हैं। हैं। चलिए, बहुत आपने रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी दी। सबमरीन के विषय में थोड़ा सा बताएं कि ये क्या है। सबमेरीन, जब हम नेवल वारफेयर की बात करते हैं, तो नेवल वारफेयर बेसिकली जो नौसेना है वो 3 स्थानों से युद्ध करती है, 2 स्थानों से, 3 स्थानों से कह सकते हैं। एक तो है पानी की सरफेस पर जो हमारे वारशिप चल रहे हैं, फ्रिगेट्स हैं, छोटे शिप्स हैं, जिनमें जैसे ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें हैं, जो एंटी शिप मिसाइल्स हैं, वो लगी हुई हैं। फिर आईएनएस विक्रांत जैसे बड़े हमारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो है। तो ये सारे के सारे जो जितना भी ये सेक्शन है, ये पानी की सतह पर, समंदर की सतह पर रहता है, विजिबल रहता है। दुश्मन आपको हमेशा, आपकी दुश्मन की नजर में आप है, ठीक है।
दूसरा है जो नेवी का दूसरा जो एसेट होता है वो एयरबॉर्न है। जैसे कि हम कहते हैं इंडियन एयरफोर्स हवा के लिए, नेवी के पास भी वायुसेना है। वायु बल जो है वो नेवी के पास है। जैसे कि अभी हमारा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो जाहिर सी बात एयरक्राफ्ट को कैरी करेगा। और नेवी अपने एयरक्राफ्ट के जरिए भी जो दुश्मन के जो इनलैंड है, जो जो इंटरलैंड है, वहां पर जाकर वो अटैक कर अटैक कर सकती है, मिसाइल्स हैं। लेकिन प्रॉब्लम है कि ये हमेशा दुश्मन की नजर में रहते हैं और दुश्मन आपको नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरा जो आपका तो दो हो गए, एक हवा में और एक सरफेस पे। तीसरा जो प्लेटफॉर्म होता है जिसको हम सबमरीन या हिंदी में पनडुब्बी कहते हैं, वर्ल्ड वॉर 2 में इसने कमाल किया था। यू बोट्स कहते थे जर्मनी में हिटलर ने। हाँ। और अमेरिका से आने वाले जितनी भी रसद थी, सामग्री थी, क्योंकि ब्रिटेन तबाह हो चुका था, ब्रिटेन को सारा लोहा, एमुनिशन, जितनी भी तरह की चीजें सब अमेरिका की इंडस्ट्रीज बना के भेजा करती थी। और पूरा का पूरा काफिला चलता था अमेरिका से जहाजों का। और उनको अटलांटिक महासागर में जो जर्मनी की छोटी पनडुब्बियां, डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां थी, यूबोट्स के नाम से उसका नाम है, यू बोट के नाम से जाना जाता है। तो वो पनडुब्बियां जो है इनको तबाह कर देती थी। तो इस तरह से ब्रिटेन को काफी ज्यादा झटका दिया था जर्मनी ने। जब तक यूबोट्स के अगेंस्ट अमेरिका और इंग्लैंड ने टेक्नोलॉजी विकसित नहीं कर ली, तब तक वो युद्ध हमेशा जर्मनी के पक्ष में रहा। तो जो पनडुब्बी, इसकी खास बात है कि इसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, आसानी से किया जा सकता लेकिन आसानी से डिटेक्ट नहीं किया जा। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पानी के अंदर रहता है और दुश्मन की नजरों से हमेशा ओझल रहता है। अब जो ये जब आप कोई देख नहीं सकता तो आपके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता। आपको हमेशा दुश्मन की लोकेशन पता है अपने रडार्स के द्वारा, सोनार्स के द्वारा। और अगर आपके पास मिसाइलें हैं, ऐसी पनडुब्बी आप कैरी कर रहे हैं, अगर आपके पास ऐसी मिसाइलें जैसे एसएलबीएम जैसी मिसाइल है, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स, तो ऐसी स्थिति में ये जो सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, इनकी सहायता से आप गहराई में जो आपका लैंड टारगेट है उसको भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब इसमें जो पनडुब्बी जो अभी लॉन्च हुई 16 अक्टूबर लास्ट वीक लॉन्च हुई है, इसका नाम है इसका कोड नेम है S4 S1 आईएनएस चक्रा। ये हमने रशिया से लीज पर ली थी और उसको वापस कर दी। तो ये पहली हमारी न्यूक्लियर सबमरीन थी, आईएनएस चक्र। उसके बाद जो इंडिया ने पहली बनाई वो थी आईएनएस अरिहंत, दैट वाज द S2, कोड नेम S2। थर्ड वन इज द आईएनएस अरिघात S3। और फोर्थ जो है आईएनएस अरिदमन का S4 है, वो अभी विशाखापट्टनम में उसको पानी में उसका जलावतरण किया गया। मतलब पहली बार उस पनडुब्बी ने पानी का स्वाद चखा है। हाँ, अभी नीचे उतरी है। बस नीचे उतरी है, पूरी तरह से वेल डेवलप्ड। अब उसके जो सी ट्रायल्स होंगे, साल 2 साल लगेगा। और नेवी की जो अभी रिपोर्ट्स आई है उसके हिसाब से जो नेक्स्ट ईयर उसका इंडक्शन हो जाएगा। आईएनएस अरिदमन अपनी पिछली बाकी जो हाँ S1 S2 S3 हाँ से थोड़ा अलग है जी हाँ, इसका और एडवांस एडवांस इसका रिएक्टर ज्यादा बड़ा है, इसमें नंबर ऑफ पर्सनल्स ज्यादा है, इसमें नंबर ऑफ मिसाइल्स को कैरी करने की क्षमता ज्यादा रहेगी। K4 मिसाइल्स हैं और इसके साथ K15 मिसाइल्स हैं। के मतलब कलाम, डॉक्टर कलाम के नाम से K4 एंड K15। K4 रेंज 3500 किलोमीटर, K15 रेंज 750 किलोमीटर की मिसाइल। और ये मिसाइल न्यूक्लियर पावर्ड है, मतलब न्यूक्लियर पावर नहीं, न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, परमाणु बम ले जाने में सक्षम है। क्षमता और रखती है। बेसिकली ये परमाणु बम ही रखती हैं, सिंपल इनके अंदर नहीं है। ये जितनी भी पनडुब्बी हैं S2 S3 एंड S4, अरिहंत, अरिघात, अरिदमन, तीनों को SSBN कहा जाता है। SSBN शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक और न्यूक्लियर। शिप मतलब शिप है, एक तरह का शिप है जो पानी के अंदर चलता है। सबमर्सिबल पानी के अंदर डूबा हुआ है। तीसरा जो है बैलिस्टिक, बैलिस्टिक मिसाइल्स को ले जाने में कैपेबल है, जो K15 और K4 दोनों बैलिस्टिक मिसाइल है। और तीसरा न्यूक्लियर, यानी ये न्यूक्लियर पावर शिप है, इसको किसी भी तरह के फ्यूल की जरूरत नहीं है, डीजल वगैरह भराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्यूलिंग, हाँ, रिफ्यूलिंग, सरफेस रिसर्फेसिंग की जरूरत नहीं है। अरिघात का और अरिहंत का जो टोटल पेट्रोलिंग टाइम है वो 60 दिन है। एक बार में मिशन पे जाने के बाद 2 महीने तक इसको वापस आने की जरूरत नहीं है। तो लिमिटेशन है कि फूड सप्लाई और जो जो क्रू है वो कितने दिन तक वो विदस्टैंड कर सकता है। तो आप लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकते हैं। इंडियन वाटर्स में, बे ऑफ बंगाल में आप चाइना के सबसे किनारे पास चाइना तक जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास 3500 किलोमीटर लंबी रेंज की मिसाइल है। अब इसको कहते हैं न्यूक्लियर डिटरेंस, मिनिमम क्रेडिबल न्यूक्लियर डिटरेंस। तो हमारे जो लैंड बेस्ड मिसाइल्स हैं या जो हमारे बॉम्बर सिस्टम है या शिप्स है, अगर चाइना सबको नष्ट कर दे, ऐसा हमला करे कि सब कुछ तबाह हो जाए, तब भी जो अरिदमन है, अरिहंत है, अरिघात है, ये पनडुब्बी जो पानी के अंदर कहां पर है कोई भी नहीं जानता। और ये हमारा लास्ट रिजॉर्ट है, ये हमारा एक तरह का कह सकते हैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में दुश्मन नहीं पता लगा सकता। और ये दुश्मन पर दूसरा जवाबी हमला, क्योंकि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी हमारी है
तो हमारे जाहिर सी बात है सेकंड यूज के लिए हमारे पास कम से कम ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो कि क्रेडिबल तरीके से जो है अपनी न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करके दुश्मन को एक सही तरह का जवाब दे सके। जवाब दे सके। और जब तक आपके पास ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद है तब तक दुश्मन की हिम्मत नहीं है हाँ, कि कि वो आप पर आपके हमला ऊपर इस तरह करके का रह सके। परमाणु हमला कर सके, क्योंकि ये म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन वाला काम होगा। तो गौर नेवी जो है, नेवी लगातार अपनी जो ये न्यूक्लियर सबमरीन, जब से इनके पास ये टेक्नोलॉजी आई है, न्यूक्लियर जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है बहुत बड़ा होता है, इन्होंने न्यूक्लियर रिएक्टर को छोटा किया, इतना छोटा किया कि वो कंपैक्ट सबमरीन में साइज। कॉम्पैक्ट आ जाए और सबमरीन में फिट हो जाए। गुड़गांव में सबमरीन डिजाइनिंग सेंटर है, वहां पर इन सब की डिजाइनिंग होती है और उसके बाद विशाखापट्टनम, कोचीन, इन सब जगहों पे इनका फर्दर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। बड़ी तेज गति से हो रहा है। मेक इन इंडिया जो अगर दिखाई पड़ता है तो लगता है डिफेंस में ही काम कर रहा है। हम्म, और लगातार पाइपलाइंस में मल्टीपल पनडुब्बीज हैं और मुझे लगता है कि ये चाइना बड़ा दबाव में आ जाएगा। इतनी इतनी सारी पनडुब्बियां जो हम लोग न्यूक्लियर पनडुब्बियां, क्योंकि डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी को थोड़े थोड़े दिनों के बाद आपको सरफेस पर आना पड़ता है रिचार्ज करने, और जैसे ही आप सरफेस पर आते हैं दुश्मन आपकी लोकेशन जान जाता है। न्यूक्लियर को तो कभी सरफेस पे आना ही नहीं, तो दुश्मन को पता ही नहीं रहता। बस ये पता रहता है, दुश्मन को ये जरूर पता रहता है कि अरिहंत अभी डॉक पर है और अब डॉक पर नहीं, यानी कि इसका पेट्रोलिंग पर है। मतलब कहीं पर कहीं नीचे है। पेट्रोलिंग कर रही है, और पेट्रोलिंग चाइना के कोस्ट पर कर रही है, बे ऑफ बंगाल में है, स्टेट ऑफ मलक्का में है। या एक और मजे की बात है कि न्यूक्लियर पनडुब्बी है, 60 दिन तक अंदर रह सकते, तो अमेरिका तक आप भेज सकते हैं पनडुब्बी। हाँ, बिल्कुल। तो पूरा देश, विश्व जो है आपके मतलब आपके टारगेट के आपके रडार में टारगेट के रडार में आ जाता है, तक में आता है। जद में आ जाता है। तो ये चीज है। हमने अपने एमिनेंट फैकल्टी मेंबर से बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जाने, उसका एनालिसिस किया, जो साइक्लोन दाना आया है उसके बारे में और सबमरीन के बारे में। आज तो मैं आपसे एक बड़ी विशेष बात करने जा रहा हूं, क्योंकि स्वतंत्र भारत के इतिहास में हमारे कूटनीतिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टि बहुत बड़ी विजय है भारत सरकार की हमारे देश के। 2020 से जो चीन के साथ गलवान में गतिरोध बना हुआ था और चीन कहता था कि हिमालय और चीन ना कभी अपने से पीछे नहीं हटे, वो न सिर्फ पीछे हटे बल्कि सारे 2020 से पहले की स्थिति को बहाल करने के लिए रजामंद भी हो गए। और कल हमारे प्रधानमंत्री ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन में चीन के शी जिनपिंग से भी मिले। क्या कुछ आप देख रहे हैं? पहले तो थोड़ा ब्रिक्स के बारे में बताएं, ये कौन सा संगठन है, क्या काम करता है, किस लिए बनाया गया, और ये जो चीन के साथ भारत में ये गतिरोध को खत्म करके फिर से रिश्तों को एक नई दिशा और अंतर्राष्ट्रीय विश्व शांति के लिए मैं कहूंगा एक बहुत बड़ा कदम है भारत और चीन के लिए तो है ही। तो देखिए ब्रिक्स जो बना, दैट इज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। आगे चल के उसमें साउथ अफ्रीका जुड़ा तो ब्रिक्स हो गया। वैसे तो शुरुआत में इसको रिक कहते थे, रशिया, इंडिया, चाइना। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर रहा है। अभी इसमें ब्रिक प्लस हो गया है। अभी इसमें बहुत सारे नए कंट्रीज आ गए। 2024 का जो 16th ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है रशिया के कजान में, तो वहां पर पुतिन ने 20 से अधिक देशों को इनवाइट किया था, दिखाने के लिए कि देखिए डिस्पाइट द फैक्ट कि अमेरिका ने हमारे ऊपर कितने सैंक्शन लगा रखे हैं, उसके बाद भी हमारी एक कॉल पर हाँ, इतने सारे हमारे देश, साथी देशों की कमी नहीं है। और अगर हम ब्रिक्स के इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो ब्रिक्स वर्ल्ड के 40% पॉपुलेशन को कवर करता है और वर्ल्ड की जीडीपी का, ग्लोबल जीडीपी का 30%। और जो प्रेजेंट साइज है ब्रिक का, अगर उसको आप देखेंगे तो $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी, $30 ट्रिलियन की, $30 ट्रिलियन प्रेजेंट साइज ऑफ द ब्रिक। तो भारत के लिए ब्रिक का अगर इंपॉर्टेंस देखा जाए तो हमारे लिए, चाहे वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे इकोनॉमिकल रिलेशन हो, चाहे जो भी आज के प्रेजेंट सिनेरियो में टेररिज्म का इशू है, ग्लोबल वार्मिंग का इशू है, फूड सिक्योरिटी का इशू है, उन सब चीजों को डील करने का ये एक मंच है। प्लस इसमें विश्व के दो ऐसे देश हैं जो एशिया के भी जायंट है, दैट इज इंडिया एंड चाइना। हमारे जो जानकार हैं वो कहते हैं कि रूस और चीन के मौजूदगी की वजह से ब्रिक्स में भारत की वो हैसियत और स्थिति नहीं है जो क्वाड में है, और क्वाड से इसकी तुलना करते हैं। क्वाड से इसकी तुलना देखिए सर, एक्चुअली में क्या है कि क्वाड, अब आप देखेंगे तो वो ठीक है कि क्वाड बनाया गया इंडो पैसिफिक में, चाइना की हेजेमनी है उसको काउंटर करने के लिए अमेरिका का प्रपोजल था, इंडिया को भी लिया। आप इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी अगर आप उसको देखेंगे तो हमने कितना अच्छा बैलेंस कर रखा है।
एक तरफ हम ब्रिक्स में चाइना के साथ हैं, एक तरफ क्वाड में अमेरिका के साथ है। तो हम अमेरिका से भी दोस्ती रखे हैं, हम चाइना से भी दोस्ती रखे हैं। इसीलिए बार बार ये क्वेश्चन उठता है, क्या ब्रिक्स अमेरिका के एंटी है? इंडिया हमेशा कहता है कि ब्रिक्स जो है वो अमेरिका के एंटी है। और अभी अमेरिका के स्पोक पर्सन का भी फैसला आया था दैट दे डोंट सी ब्रिक एज काउंटर टू अमेरिका और एंटी टू अमेरिका। तो मतलब भारत के लिए इस समय जो मतलब वर्ल्ड पे जो हमारी एक तरीके से हमारी छाप है, हमारी फॉरेन पॉलिसी की या चीजों की, वो आप देखेंगे नंबर ऑफ मल्टीलैटरल जो हमारा एग्रीमेंट है या जो हमारी पार्टनरशिप वो कई देशों के साथ चल रही। इंडिया ब्रिक्स का भी मेंबर है, इंडिया एससीओ का भी मेंबर है, इंडिया क्वाड का भी मेंबर है। और इंडिया जो है यूएनओ में भी बहुत पावरफुल पोजीशन होल्ड करता है। इसीलिए दुनिया के कई देशों से भी आवाज उठती है कि इंडिया को यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप अब मिलनी चाहिए। प्लस अब रही बात जो शी जिनपिंग से हमारी मुलाकात हुई, ये तो एक बहुत ही रिमार्केबल रहा। 5 साल के बाद मोदी जी की और चाइना के हेड की मुलाकात हो रही है। और जो गलवान वैली का जो इशू रहा, जो जून 2020 में उठा था, तो ये जो भी थोड़ा डिप्लोमेटिक सारी चीजें हुई हैं, इसमें बड़ा होमवर्क किया। हाँ, और बहुत लंबे डायलॉग बहुत डायलॉग चले, बड़ा डिस्कशन हुआ है। 21 राउंड ऑफ कोर कमांडर्स की मीटिंग चली, बहुत बड़ी बात। और इधर से डिप्लोमेटिक चैनल से भी बातचीत हुई है। सर, चाइना इसके लिए तैयार नहीं था कि इंडिया का हाँ, इतना टफ स्टैंड होगा। तो मैं पहली सर बार चाइना ने देखा कि भारत जवाब दे रहा है। जवाब दे रहा है। और अब आप देखिए सर, इसको समझने के लिए कौटिल्य का एक स्टेटमेंट था, जिन्होंने कहा था पावर रिस्पेक्ट्स ओनली पावर, शक्ति कदर करती है केवल शक्ति की। जिस तरीके से जो है चाइना ने राइज किया है और जिस तरीके से इंडिया ने राइज किया, चाइना ये समझ चुका है कि इंडिया इकोनॉमिकली मिलिट्री रूप से बहुत पावरफुल हो रहा है। हम वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, 3rd बनने वाले, आर्मी भी हमारा साइज बहुत बड़ा है, प्लस हम वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होल्ड करते हैं। तो चाइना को पता चल गया है कि इंडिया को काउंटर करना वो 62 वाला भारत नहीं रह गया है। तो उसको ये मालूम है कि हम लड़ के जीत नहीं सकते इंडिया से। तो अल्टीमेटली बात क्या है, फिर अल्टीमेटली आपको डिप्लोमेटिक चैनल्स पे आना पड़ेगा। तो डिप्लोमेटिक चैनल्स पे आ करके टाइम लगा, देर आए दुरुस्त आए, और ये हमारे पेशेंस की जीत है। जो मोदी जी कहते भी हैं कि डायलॉग से ही किसी भी समस्या का समाधान निकल सकता है, युद्ध का नहीं है, शांति और संवाद का। हाँ, तो हमने ये दिखाया कि देखिए डायलॉग करके हम रिस्टोर कर सकते हैं। गलवान इशू को हमने सॉल्व कर दिया, लेकिन पूरा एलएसी पूरा बॉर्डर इशू सॉल्व नहीं हुआ है। अभी अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर इशू पूरा है और टैपचौक में अभी कई प्रॉब्लम है। अभी सिर्फ गलवान वैली पे ये हुआ है कि जो पेट्रोलिंग बंद थी फिंगर 1 से लेके फिंगर 8 तक, उसको रिस्टोर किया जाएगा। लेकिन कितनी पेट्रोलिंग होगी, कितने लोग आएंगे, उनके कितने आएंगे, हमारे कितने, अभी इस पे बात फिर भी एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है। तो बिल्कुल एक है, मतलब एक स्टेप अहेड है। चाइना को समझ में आ गया कि जिसके साथ आप लड़ नहीं सकते उसके साथ दोस्ती कर लेना। हाँ, उसके साथ दोस्ती के अलावा कोई और विकल्प ऑप्शन भी नहीं है। यही हमने डोकलाम में भी दिखाया था। डोकलाम में डोकलाम में भी हमारा लगे रहे, जम के मुकाबला किया, हटे नहीं वहां से। तो ये दिखाता है कि भावर किस तरीके से राइज कर रहा है, और चाइना को इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि दैट इंडिया इज राइजिंग, और हमें इंडिया की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जब हमने मान लिया था कि चाइना राइज कर रहा है, तो आप भी मानिए कि भारत राइज कर रहा है। कह रहे थे चाइना हैज ऑलरेडी कम टू द वर्ल्ड स्टेज। उन्होंने कई बार ये बोला कि चाइना इज नॉट अ डेवलपिंग कंट्री, इट हैज ऑलरेडी डेवलप्ड। तो हमने तो मान लिया था कि हाँ चाइना राइज कर रहा है, तो अब आपको मानने में क्या प्रॉब्लम है इंडिया को लेकर के? तो ये चीजें बहुत एक माइलस्टोन अचीवमेंट रहा है इस ब्रिक्स सम्मेलन का। बहुत बढ़िया। तो मुझे लगता है कि आपको हमारा ये डिस्कशन बहुत फ्रूटफुल और एनालिटिकल लगा होगा, और ऐसे ही हम हर हफ्ते आपको दुनिया की तमाम खबरें लेकर के आते रहेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे, जिससे आपकी जानकारी बढ़े। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप जरूर इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और देखते रहें ये प्रोग्राम द वर्ल्ड दिस। धन्यवाद।